Hello, aspirants. Welcome to IS Mentorship. I welcome you all to the next lecture, that is your chapter number 5 of Geography, class 7th. Okay, so this is our, I think, fourth lecture, right? In first lecture, what we have covered, chapter number 1 and 2. In second lecture, we have covered chapter number 3. In third lecture, we have covered chapter number 4, and yes, this is our lecture number 4 covering chapter number 5 water. ठीक है, तो आई होप कि अभी तक की क्लासेस आप लोगों को समझ में आ रही होंगी. ज्योग्राफी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होती जा रही होगी जैसे जैसे हर एक चैप्टर बढ़ रहा है. बहुत सारे न्यू वर्ड्स, बहुत सारे आई वुड से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को आप समझ पा रहे होंगे. ठीक है, देर आर मेनी डिफरेंसेस सच एज अभी आपको समझ में आया होगा कि रिवर, सी, ओशन, ऑक्सबो लेक, ये सब में डिफरेंस क्या होती है. ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर बेस. यही आपका बेस है. ठीक है, यू शुड बी हैविंग अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग. क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आप सभी लोगों का कॉन्सेप्ट. तो पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत सारी चीजें कवर की थी एयर से रिलेटेड. चैप्टर नंबर 4 वाज एयर, चैप्टर नंबर 5 वाटर. तो अब हम जानेंगे कि वाटर में और हम क्या क्या चीजें ऐसी पढ़ सकते हैं. क्लियर, एज पर यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड एज पर एनसीईआरटी. सो लेट अस मूव अहेड एंड फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट वाटर साइकिल. सी, वाटर का डेफिनेशन तो मुझे आपको देने की जरूरत नहीं है. इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड 1 ऑक्सीजन. तो ये मिला के जो है ये बनता है आपका वाटर. ठीक है, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा ऑब्वियसली. Now, water इतना important क्यों है? That you also know because everything in this entire universe, everything जो है वो water पे डिपेंडेंट है. I don't know about other planets, but for sure Earth. ठीक है, तो अर्थ के लिए वाटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर कुकिंग, फॉर सर्वाइवल, फॉर वर्क, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वाटर साइकिल के बारे में. हाउ वाटर इज बीइंग ओरिजिनेटेड एंड हाउ इट इज कमिंग बैक टू द सोर्स. तो वी ऑल नो दैट वाटर इज प्रेजेंट इन रिवर्स, लेक्स, ओशंस एक्सेट्रा. ठीक है, पॉन्ड्स हो गए, आपके एयर में भी वाटर, वेपर में भी वाटर प्रेजेंट है. द सन हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर. यस, अब देखिए, दिस इज योर रिवर. क्लियर, दिस इज, मान लीजिए कि ये एक रिवर है. अब बिकॉज ऑफ द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, ठीक है, सूरज की वजह से, यहाँ पे मान लीजिए आपका सन है. बिकॉज ऑफ द सन व्हाट इज हैपनिंग, सन रेज इज फॉलिंग डाउन ऑन दिस वाटर बॉडी. क्लियर, नाउ दिस वाटर बॉडी जो है, अब वो इवेपोरेशन होगा, द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर. दिस इज ओनली द डेफिनेशन ऑफ इवेपोरेशन. अब ये जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो एयर हल्की होती जा रही है. मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब एयर हल्की होती है तो वो ऊपर जाती है. ठीक है, बिकॉज इट इज लाइटर सो इट गोज अप. व्हेन इट गोज अप इट रीचेज अ पॉइंट वेयर द टेम्परेचर इज वेरी कूल. ठीक है, अब इसका भी एक कॉन्सेप्ट था. क्या कॉन्सेप्ट था भाई? इसका ये कॉन्सेप्ट था कि ये जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे जो है आपका टेम्परेचर कम होने लगता है. यही पढ़ा था हमने, और इसी को हम क्या बोलते हैं? लैप्स रेट बोलते हैं. तो एज एयर इज गोइंग अपवर्ड व्हाट इज हैपनिंग, इट इज बिकमिंग कूलर बिकॉज ऊपर जो है टेम्परेचर कम है. तो कूलर, कूलिंग की वजह से जो है कंडेंसेशन हो रहा है. मतलब कि पहले वाटर से वाटर वेपर बना through the process of evaporation. Now this water vapor again is being converted into water, that is your droplets only. ठीक है, अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वाटर वेपर से जो वाटर बनता है वो कंडेंसेशन है. यहाँ पे आपकी कंडेंसेशन हो रही है, यहाँ पे आपका इवेपोरेशन हो रहा है. अब इसी कंडेंसेशन से क्लाउड्स फॉर्मेशन हो रहे हैं आपके. यू कैन सी द क्लाउड. नाउ दीज क्लाउड्स व्हेन गेट सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब कि अपने एबिलिटी से ज्यादा होल्ड करना. ठीक है, अपने एबिलिटी से ज्यादा जब होल्ड करने लग जाते हैं क्लाउड तो दे बिकम हेवी. एंड बिकॉज ऑफ दिस हैवीनेस व्हाट हैपेंस, एक समय आता है कि ये जो क्लाउड है ये अब और भार नहीं उठा सकते. ठीक है, दे कैन नॉट होल्ड द वाटर एनी मोर. तो बिकॉज ऑफ दैट इट स्टार्ट्स टू fall down in the form of precipitation.
अब ये मैंने आपको बताया था कि प्रेसिपिटेशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, रेन हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया, स्नो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम रेन की बात कर रहे हैं, तो ये रेनफॉल की तरह से प्रेसिपिटेशन आपकी होती है। अब फिर प्रेसिपिटेशन हुई, देखिए फिर ये जो वाटर है अगेन इट केम बैक टू द सेम ओशन, रिवर, सी, वॉट एवर वाटर बॉडी इज देयर। अब ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगी और ये जो चक्कर है वो चलता रहेगा, एंड दिस इज नथिंग बट योर वाटर साइकिल। क्लियर? ओके। यही आप लोगों को लिखा हुआ है कि व्हेन द वाटर वेपर कूल डाउन इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड। ये आपका, ये वाला आपका स्टेप 1 नंबर था, दिस इज योर स्टेप 2। From there it may fall on the land or the sea in the form of rain, snow or sleet. अब fall होता है तो again it comes back to the same position where it went, from where it went. अब this process by which water is continuously changing its form. water देखो बहुत ही important सेंटेंस है कि water जो है continuously अपना form को change कर रहा है। कैसे? पहले water से water vapor बना, फिर water vapor से फिर water बना, and circulates between the ocean, atmosphere and land is known as your water cycle. और इसी process को हम क्या बोलते हैं? This is nothing but your water cycle. So I hope कि आप लोगों को water cycle तो clear हो गया होगा। Water cycle is nothing but it's a movement of water from the source to destination where source and destination are same, ठीक है। and it also includes the change in the form of water such as in liquid state and then in gaseous state. basically water इसको liquid ही state बोलेंगे ना, water vapor को gaseous state बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका water vapor water cycle था। now another important thing, ठीक है, टेरेनियम। टेरेनियम क्या होता है? वाटर साइकिल के अंदर ही है ये। इट्स एन आर्टिफिशियल इंक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स, ठीक है। मतलब टेरेनियम एक वर्ड है, लेकिन इस वर्ड का मतलब क्या है? ये जो है एक आर्टिफिशियल जगह बनाया गया है, मतलब लोगों ने बनाया, इट इज नॉट नेचुरल, इट इज आर्टिफिशियल इंक्लोजर, मतलब कि एक ऐसा जगह है जहां पे आप केव जैसा कुछ बोल सकते हो, या ऐसा कि वो जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया होता है। क्यों? ताकि हम अपने स्मॉल हाउस प्लांट्स को उसमें रख सकें, ठीक। अब मेजर सोर्सेस क्या क्या है फ्रेश वाटर के? फ्रेश वाटर, फ्रेश, रिमेंबर दिस वर्ड, रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग, ग्लेशियर्स, ठीक है। दीज आर द सोर्सेज ऑफ योर फ्रेश वाटर। ओके, फ्रेश। द ओशन बॉडीज, अब हाँ, अब आप बोलोगे कि मैम तो ओशन बॉडीज का क्या हुआ? ओशन बॉडीज में फ्रेश वाटर नहीं होते हैं, उनमें सॉल्टी वाटर होते हैं, दे कंटेन सॉल्टी वाटर, सॉल्टीनेस रहता है उसमें, ठीक है, नमक की मात्रा ज्यादा रहती है। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स, ओके। तो इसीलिए जो है ये फ्रेश वाटर के वाटर बॉडी में नहीं इंक्लूड होंगे। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। वी नो दैट, आप लोगों ने केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा कि सॉल्ट को क्या बोलते हैं? NaCl बोलते हैं ना, सोडियम क्लोराइड, और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट वी ईट। ओके, क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ talking about our mentorship programs, this is our mentorship program. You can pause the video, you can have a look. आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें प्रोवाइड हो रही हैं। There are many perks you can get in this IS mentorship program by Riyasat Ali sir. Okay, and this is our foundation program for those students who need mentorship from the start of their preparation. ठीक है, तो उनके लिए जो है ये IS mentorship का फाउंडेशन प्रोग्राम है। ओके, अंडरस्टूड। So who will be our coach? Coach will be Riyasat Ali sir. Under his guidance you will be getting all the query resolved. सारे एग्जाम के प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ये सारी चीजों में रियासत अली सर आपके साथ रहेंगे। किसी भी तरह के क्वेरी के लिए आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं नंबर पे, ठीक है। और ये हमारा एक बैच ऑलरेडी चल रहा है, 15 जून का बैच है। और आप जितने भी टॉपर्स देख रहे हैं इस फोटो में, ऑल दीज टॉपर्स जो है वो इसी बैच से निकले हुए हैं, मतलब कि आईएएस मेंटरशिप बैच से, ठीक है। बहुत हम जो है बहुत सारे बैचेस लॉन्च करते हैं, ये 15 जून का है। अपकमिंग भी और बैचेस लॉन्च हुई हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर योर एग्जाम्पल। तो आप जो है, अगर आप चाहते हो कि सबसे लेटेस्ट बैच में आपको एनरोलमेंट मिले, तो आप डायरेक्टली कॉल करके जो है आप मेंटरशिप ले सकते हैं, ठीक है।
तो दिस इज ऑल अबाउट आवर कोर्सेज एंड लेट अस गेट बैक टू एवरीथिंग। ये फिर से एक बार इंट्रोडक्शन फिर से पेस्ट हो गई है। ओके ओके फाइन। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। अब यू कैन सी द मैप हियर ऑफ द वर्ल्ड एंड ये यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको कैस्पियन सी दिख रहा है। इफ आई वांट टू जूम इन, वन सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आपको कैस्पियन सी दिख रहा है। दिस इज योर अटलांटिक ओशन नॉर्थ एंड साउथ, दिस इज योर पैसिफिक ओशन, दिस इज योर इंडियन ओशन, दिस इज योर अरेबियन सी। तो ऐसे अगर हम ध्यान दें तो हमारा जो अर्थ है दैट इज कवर्ड विथ मेनी वाटर बॉडीज, ठीक है, हर तरह की वाटर बॉडी है यहाँ पे। ओके अब उसमें से जो है सेलाइन कितनी है। सेलाइन मतलब हैविंग सॉल्ट इन इट। सी दिस डेटा, 97.3% ऑफ द वाटर बॉडीज जो कि ओशन है दैट इज हैविंग सॉल्ट इन इट। और बचे हुए जो है दैट इज अराउंड योर हाउ मच, कितना बचा बताइए, 2.7% अराउंड जो बचे हैं दैट इज जस्ट योर फ्रेश वाटर, मतलब द वाटर यू आर ड्रिंकिंग इज कमिंग फ्रॉम दिस जस्ट 2.7%। समझ में आ रहा है? ओके अब इस फ्रेश वाटर का भी कैटेगराइजेशन है। क्या क्या कैटेगराइजेशन है? सबसे ज्यादा आइस कैप्स में होते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा 2% जो है वो आइस कैप्स में फ्रेश वाटर। Then comes your groundwater, that is your 0.68%. Then comes your freshwater lakes, that is your 0.009%, 0009. Inland seas में कितना है देखिए, एटमोस्फेयर में कितना है, रिवर्स में, रिवर्स में इतना ही है। सोचो आवर, अब इंडिया की बात करो, इंडिया में ये कितने सारे रिवर्स हैं, और वर्ल्ड का तो छोड़ ही दो, टोटल मिलाएं अगर तो जस्ट इतना, मतलब how much water is there but still we cannot access it because they are saline in nature. They need mechanization, they need processes to get converted into salt, saline to fresh for the suitable drinking. ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो the present situation of the water bodies. So I hope it is clear to you that there are two types, saline and fresh water. Saline majority more than 95% is there, fresh water very less amount, और इसका आपको हायरार्की पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर कहाँ मिलता है? आइस कैप में, सबसे कम रिवर्स में। क्लियर? तो ये दोनों चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। बातें समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट है आपका ओशन सर्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है ओशन सर्कुलेशन। अब वर्ड को ब्रेक करने का ट्राई करिए। लेट अस ब्रेक द वर्ड। ओशन में सर्कुलेशन मतलब कि वाटर का ही सर्कुलेशन होगा। ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली एंड नेवर स्टिल, कभी रुका नहीं रहता, स्टिल नहीं रहता। आप देखोगे कि भले थोड़ा थोड़ा वेव्स मूव कर रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा मूव करते हैं, कभी एकदम ही थोड़ा मूव करते हैं, लेकिन मूव करते रहते हैं। दे आर मूविंग कंटिन्यूसली, दे आर नेवर स्टिल। व्हाई? क्योंकि वहां पे बहुत सारे जो है उस पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। There are many forces which are acting on the ocean because of which it is never still and it is continuously moving. अब वो मूवमेंट क्या क्या है भाई? पहला तो वेव्स है। वेव्स क्या है? वेव्स द मूवमेंट ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ मूवमेंट। अब वेव देखिए, अब इधर देखो, आप ये चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए दिस इज माई वाटर, ये वेव मेरी आ रही है, ये वेव में आ रही है, इसको धक्का देगी इस वाटर मॉलिक्यूल को, तो ये वाला भी थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, और ये प्रोसेस जो है साइकिल के फॉर्म में चलते चलते आगे के भी ओशन में जितने भी वाटर बॉडीज है उनमें वेव्स क्रिएट कर देगा। तो ये एक पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, दैट बिकॉज ऑफ द वेव्स द वाटर इज इन मूविंग स्टेट। ओके, बिकॉज ईच, जितने भी छोटे छोटे वेव्स हैं वो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, टाइड्स, अब हम पढ़ेंगे टाइड्स बेसिकली होते क्या है, वी विल लर्न इन दिस क्लास ओनली। टाइड्स आर नथिंग बट इट्स ए पुल। ठीक है, ये एक खिंचाव है जो मून की वजह से जो है वो अर्थ पे आता है। ठीक है, मून की वजह से जो है अर्थ पे आता है, मून और सन की वजह से, वो हम पढ़ेंगे। करेंट्स, करंट भी हम पढ़ेंगे। व्हाट इज करंट? इट्स ए फ्लो इन वन डायरेक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए एक ये रिवर बॉडी है, यहाँ पे वेव्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, वेव्स मूव कर रहे हैं, एक वाटर करंट है। वाटर करंट क्या होता है? इससे मतलब एक यूनी डायरेक्शनल का
फ्लो होता है वाटर का। अब एक वाटर करंट आया यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे, अब इस पूरे वेव का भी डायरेक्शन ऐसे ऐसे हो जाएगा बिकॉज द करंट हैज चेंज द डायरेक्शन। तो दैट इज ओनली थ्री टाइप्स, वेव्स, टाइड्स एंड योर करंट्स। ठीक है, आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। अब वेव्स के बारे में लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternatively, they are called as waves. What is waves? Waves are nothing but these are water on the surface of the ocean जो rise और fall कर रहे हैं continuously. Here rise, here fall, here rise, here fall, here rise, here fall. So this is your waves. Earthquake, volcanic eruption or underwater landslide can shift large amount of ocean water. Obviously, when earthquake is happening, it will shake the whole surface because of which wave में भी disturbance आएंगे. Volcanic eruption also, it is also, this will also cause water waves. Okay, underwater landslide में भी होता है तो waves create हो सकती हैं. अब एक water body है that is in silent calm. अब अचानक से यहाँ पे कुछ चीजें टकरा गई अंदर की तो ये पूरे वेव्स में आ जाएंगी ना, स्टिल कहाँ रहेंगी। तो ये जो फिनोमिना है, जो अंडर वाटर लैंडस्लाइड, जो वाटर बॉडी के अंदर लैंडस्लाइड होती है, देयर आर, ये बहुत ही बड़ा रीजन होता है ना ओशन के अंदर। तो इफ लैंडस्लाइड हैपेंस तो एक बहुत बड़ी वेव निकल के आती है बाहर, तो इसी को हम सुनामी बोलते हैं। ये देख रहे हो आप, एनसीईआरटी का ये सब डायग्राम्स है आपके पीपीटी में भी। So this is your tsunami. So what is the definition of tsunami? Huge tidal wave is called tsunami. And this huge tidal wave is caused by earthquake, volcanoes, underwater landslide. Largest tsunami ever measured was 150-meter height. These waves travel at a speed of more than 700 kilometer per hour. How much generally a normal human being travel by car? They used to travel 1 hour में 50 किलोमीटर, दिस इज एवरेज। अब कोई बहुत ही ज्यादा हवा टप कर चला रहा है तो वो 70 तक। तो इससे आप यू कैन गेस एंड यू कैन मेक अंदाजा दैट 700 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव। ओके, देर इज नो टाइम लेफ्ट फॉर द पीपल इन द कोस्ट टू मूव। दैट इज वाई many home destruction, many loss of livelihood used to happen. और इसीलिए जो है the settlements near the coast are very dangerous. अब आपको मेरे को बताना है कि क्या ये एनसीईआरटी का डेटा सही है कि इसको आप और अपडेट कर सकते हो करंट अफेयर्स से। क्या अभी रिसेंटली इन पास्ट 3 to 4 years ऐसा कोई लार्जेस्ट सुनामी आया है जो 150 क्रॉस किया है? दिस इज योर होमवर्क, यू नीड टू टेल। क्लियर? एक और एग्जाम्पल एनसीईआरटी में था, द सुनामी ऑफ 2004, ओके, दैट कॉज्ड ह्यूज डैमेज टू द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया. इंदिरा पॉइंट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर सुनामी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देयर इज ए पॉइंट विच इज नोन एज द इंदिरा पॉइंट. ठीक है, तो वो जो है दैट गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी ऑफ योर 2004. क्लियर? सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट योर वेव. अब बारी आती है टाइड्स के बारे में. मैंने आपको बताया कि हम टाइड्स के बारे में और डिटेल में जाएंगे कि बेसिकली क्या है. The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called as tide. अब आप वर्ड को ध्यान दीजिए, it is written twice. Now you will ask me, what is twice? Why twice? Why just 2 times it is going, that one time it is rise and fall and another time rise and fall? Just this is tide. There should be doubt arising in your mind. I will clear it. Okay? Yes, वो दो ही टाइम होता है. क्यों होता है? That we will understand. When water covers much of the shore by rising to its highest level is height tide. मतलब कि when water covers much of the shore by rising to its highest level, ये जैसे ये मान लीजिए ये आपका टाइड है, ठीक है, ऐसे आपका टाइड आया, ये आपका टाइड, तो इसका हाईएस्ट टाइड क्या बोलेंगे, हाई टाइड क्या बोलेंगे, ये वाला, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, सबसे टॉप मोस्ट है. ये तो इतना है, ये इतना है. कंपेयर करें, इफ वी ट्राई टू कंपेयर दीज थ्री वेव्स और दीज थ्री टाइड, तो हाई टाइड इज दिस बिकॉज इट हैज अचीव द ग्रेटेस्ट हाइट. व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोअर लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर, इट इज लो टाइड. ठीक है, जैसे
अब आपका ये शोर है, मतलब कि मान लीजिए बीच है, अब ये वाला जो है वाटर टाइड है, ठीक, वाटर टाइड। अब ये वाली जो वेव है, ये वाली सबसे छोटी है, नियर टू द शोर लाइन है, दैट इज योर लो टाइड। और यहीं पे जो जो हाइट में होगी वो दैट विल बी योर हाई टाइड। सो दिस इज योर everything about low and high tide. What is high tide? High tide is that tide जो highest level पे रहती है near to the shore. Shore मतलब alongside your beaches where settlements can people are there, habitations. और जो low tide होती है that is the lowest level tide that recedes from the shore. देखिए recedes मतलब कि एक point आता है, जैसे अब दिस इज माई बीच। अब ऐसा तो है नहीं कि वाटर यहाँ आएगा पूरा ऐसे करके खराब करके चले जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। व्हाट हैपेंस बेसिकली, दिस इज माई बीच एंड वाटर कम्स एंड देन रिसीड्स बैक, मतलब कि यहाँ आके जो है वो वापस इधर आता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इट, ठीक है। तो वहां पे जो सबसे लो हाइट में होती है वो लो टाइड होती है, और जो हाइट सबसे हाईएस्ट हाइट में होती है वो हाई टाइड होती है। क्लियर? ओके, अब नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द टाइड वी वे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कॉजेज ऑफ द टाइड, द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय सन और मून की वजह से अर्थ सरफेस पे। अब मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सन है मान लो। अब बोलोगे कि मैम सन तो बड़ा होता है अर्थ से। भाई दिस इज फॉर जस्ट एग्जाम्पल, चलो मैं इसको अपोजिट ही कर लेती हूँ। दिस इज माई अर्थ, दिस इज माई सन एंड दिस इज माई मून, ठीक है। ओके, तो बिकॉज क्या हो रहा है, बस अर्थ का ही ग्रेविटेशन नहीं होता है, नॉट ओनली अर्थ इज हैविंग ग्रेविटेशन, सन इज ऑल्सो हैविंग ग्रेविटेशन, मून इज ऑल्सो हैविंग ग्रेविटेशन, और बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इट इज डूइंग, ये जो है वो खींचता है अपनी तरफ, ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी ना, ग्रेविटी अपनी की तरफ खींचेगी। वो तो अर्थ की ग्रेविटी भी है जो इन इन दोनों फोर्सेस को कैंसिल कर दे रही है, इसलिए वो स्टिल है, वरना तो वो एक तरफ चिपक जाती लाइक ए मैग्नेट। तो अब क्या हो रहा है, अब जो सन है वो अपनी ग्रेविटेशनल पुल से खींच रहा है, तो यहाँ पे जो वाटर बॉडी होगी, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो वाटर बॉडी होगी ये उछलेगी, मतलब कि एक टाइड क्रिएट होगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ मून ऑल्सो, जब अर्थ मून की तरफ जाएगी तो मून जो है वो अपने ग्रेविटेशनल पुल से खींचेगा, तो यहाँ पे भी जो वाटर बॉडी आएगी वो एक बार आएगी, ठीक है। तो यही है, because of this gravitational pull of the earth and of the sun and the moon only over the earth surface tides बनते हैं। Clear? The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of moon gravitational force and causes high tide. Clear हो गई चीजें? वही मतलब है। क्या मतलब है? ये मतलब है कि इधर देखिए, अब ये जो है मेरा अर्थ है, दिस इज माई सन एंड दिस इज माई मून। अब सन की तरफ जो भी वाटर बॉडी आएगी वो एक उछाल लाएगी, क्योंकि अर्थ जो है अपनी तरफ खींच रहा है ग्रेविटेशन से। अब मून की तरफ जो वाटर बॉडी है ये भी अपनी तरफ उछाल लाएगी, क्योंकि मून भी अपनी तरफ खींच रहा है। तो यही है टाइड है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट योर टाइड। गोइंग बैक, तो आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ व्हाट इज स्प्रिंग टाइड? टाइड भी दो टाइप के होते हैं, स्प्रिंग एंड नीप, ठीक है। स्प्रिंग टाइड क्या होता है, जब अर्थ जो है वो मून और सन के बीच में होता है, या फिर तीनों लोग सन मून अर्थ जो है वो एक ही लाइन में होते हैं। ओके, सन मून एंड द अर्थ आर इन सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट। क्यों हाईएस्ट होते हैं भाई? क्योंकि दोनों तरफ से उसको ग्रेविटेशनल पुल मिल रही है अर्थ को। आप इधर देखो, और यहाँ पे डबल फोर्स से मिलेगी आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, इसीलिए जो है ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइड व्हेन ऑल द थ्री sun, moon and earth are in same line, when all the three are in same line, तो इसकी वजह से जो है आपका टाइड होता है, और उसको हम स्प्रिंग टाइड बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई चीजें? स्प्रिंग टाइड कब होती है? when sun, moon and earth are in single line। अब इसका या तो sun, moon, earth होंगे या sun, earth, moon होंगे, doesn't matter। क्लियर? ये आपका स्प्रिंग टाइड होता है। नीप टाइड क्या होती है? नीप टाइड बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री बनाते हैं, तीनों सन मून अर्थ जो है दैट क्रिएट्स अ 90 डिग्री एंगल, दे आर नॉट इन द सेम लाइन, ठीक है। व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर,
The ocean waters get drawn in diagonally opposite direction by gravitational pull of sun and resulting is low tide. अब आप देख सकते हो कि मून इसके ऊपर आ गया है, ठीक है, अर्थ सन यहाँ आ गया है, तो दोनों का जो फोर्स होता है वो डायगोनल जाएगा, ठीक है, आप मैथ्स में पढ़े होंगे ये चीज। तो बिकॉज ऑफ दैट बहुत ही कम लेवल के टाइड आते हैं और उसको हम नीप बोलते हैं। तो आई होप कि आपको दो तरह के टाइड्स एब्सोल्युटली क्लियर हो गए, स्प्रिंग एंड नीप। अब टाइड्स का इंपॉर्टेंस क्या है? नेविगेशन में हेल्प करते हैं। भाई नेविगेशन में कैसे हेल्प करेंगे? अब मान लीजिए ये टाइड है, ये ये है आपका स्प्रिंग टाइड, ज्यादा लेवल, ज्यादा हाई लेवल का। लो टाइड आपके ऐसे ऐसे होंगे, नीप टाइड। अब इसमें बताओ शिप किसमें तेजी से भागेगी? शिप विल गेट ए गुड स्पीड इन विच सिनेरियो? फर्स्ट सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो? मुझे पता है कि आप फर्स्ट ही बोल रहे हो अपने मन में, आई कैन हियर योर वॉइस फ्रॉम योर माइंड। क्यों? क्योंकि इसमें स्पीड ज्यादा है और हाइट भी से भी लेके जा रही है, ठीक है। So they raise the water level close to the shore, which keeps the ships to arrive at the harbor more easily. ठीक है, तो पहला तो रीजन ये हो गया कि शिप का मूवमेंट भी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड ऑल्सो। दूसरा रीजन ये है कि शोर लाइन, मतलब कि मान लीजिए मेरी शिप है, शिप को पार करना है, तो शोर में वाटर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इजीली शिप वहां तक ट्रेवल कर लेगी, पास तक ट्रेवल कर लेगी, वरना दूर तक ट्रेवल कर पाएगी बिकॉज ऑफ द लेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो इससे भी शिप को आराम मिलता है बिकॉज इट कैन अराइव एट द हार्बर मोर इजीली। अब द हाई टाइड्स also helps in fishing as many more fish comes closer to the shore during high tide. Second reason, first reason ये, second reason ये, obviously fishing industry will be blooming. Why? क्योंकि सारी फिशेस शोर लाइन पे आ जाएंगी, that will be good thing. Third reason, good reason, the rise and the fall of water due to tide is being used to generate electricity in some places. Obviously, अगर स्प्रिंग टाइड है तो क्या हो रहा है? स्प्रिंग टाइड की वजह से या नीप टाइड की भी वजह से, दोनों के ही वजह से जो है वाटर का जो हाई और लो जा रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी वाटर का फ्लो तेज होना चाहिए ना, ओके। And the electricity generated by water is called as hydroelectricity. Okay, तो ये आपके तीन importances हैं of the tides. ओशन करंट, ठीक है, ओशन करंट। पहले तो आप करंट क्या होता है वो समझ लीजिए, ठीक है। करंट, व्हाट इज करंट? करंट इज नथिंग बट द स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। मतलब ऐसा नहीं कि ये पानी का लहर गई आगे, उसके बाद इसका मन किया यहाँ चली गई, बिल्कुल जा सकती है, बट ये ओशन करंट नहीं कहलाएगा, वेव कहलाएगा। लेकिन ओशन करंट जो है वो एक डेफिनेट पाथ में चलती जाती है एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। ओशन करंट दो टाइप के होते हैं, वार्म एंड कोल्ड। और देखिए वार्म और कोल्ड हैं, दोनों टाइप्स के हैं और ओशन करंट है, और इसीलिए जो है जितने भी आपके इस पोर्शन वाले आप जो वर्ल्ड मैप देख रहे हो, दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड। यहाँ पे जो पानी है ना वो बर्फ रहता है पूरा, सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट। कैसा लगेगा आप जा रहे हो बाहर और फिर आप यू हैव वॉश्ड योर हेयर एंड व्हेन यू गो आउटसाइड पूरे आपके बाल आइस हो गए हैं, कैसा लगेगा? विल यू बी एबल टू सर्वाइव? नो। बट बिकॉज ऑफ दीज ओशन करेंट्स यहाँ पे कोल्ड करेंट्स है, लेकिन नीचे से क्या होता है, हॉट करेंट्स जाती हैं। हॉट करेंट्स कोल्ड करेंट से मिलती हैं तो वहां का टेम्परेचर थोड़ा काम डाउन हो जाता है, रहने लायक हो जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, इसीलिए ऊपर के एरिया में हैबिटेशंस पॉसिबल है बिकॉज ऑफ ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वार्म करेंट्स क्या होते हैं? दीज करेंट्स जो है वो इक्वेटर से ओरिजिनेट होंगे, क्योंकि इक्वेटर वार्म होता है एज कंपेयर टू पोल्स, बिकॉज सनरेज डायरेक्टली रहती है वहां, एंड मूव टूवर्ड्स द पोल। अब यहां से ओशन करंट जो है वो ऊपर जाती हैं, ठीक है, ऊपर जाती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम हो गया आपका, यहाँ पे आपके गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। अब ये देखिए ये गल्फ स्ट्रीम है, यहाँ से आपकी गल्फ स्ट्रीम ऊपर जा रही है और ऊपर के आइसलैंड, नॉर्वे और जितने भी ऊपर स्वीडन, डेनमार्क कंट्रीज है वहां के वाटर बॉडीज से मिलती है और वहां के टेम्परेचर को थोड़ा रिलैक्स करती है।
अब कोल्ड करेंट्स क्या होता है भाई, कोल्ड करेंट्स भी बहुत जरूरी है, वरना तो ये वाला रीजन बहुत ही ज्यादा गर्म ही रह जाएगा हमेशा, करेक्ट ना। तो बिकॉज ऑफ दैट ऊपर से भी कोल्ड करेंट्स आती है इक्वेटर की तरफ, ठीक है, फ्रॉम पोल्स टू ट्रॉपिकल रीजन्स और लोअर लैटिट्यूड्स। तो ये है लैब्राडोर करंट आपकी एग्जांपल, क्लियर। तो आपका होमवर्क ये है कि आपको 3 वार्म ओशन करेंट्स और 3 कोल्ड ओशन करेंट्स के बारे में बताना है, ठीक है, वार्म एंड कोल्ड के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे आफ्टर लुकिंग एट योर होमवर्क, ओके। अब इंपॉर्टेंस क्या है ओशन करेंट्स की वो हम जानेंगे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन करेंट्स, ठीक है। पहला मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर कंडीशंस को थोड़ा आराम देती हैं वो, ठीक है। वार्म करंट जो है वो वार्म टेम्परेचर लैंड सरफेस पे लाती है तो रहने लायक कंडीशन हो जाती है। अदरवाइज इन द आर्कटिक एंड पोलार रीजन, पोलार तो छोड़ दीजिए, आर्कटिक वाला भी रीजन जहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, ग्रीनलैंड वगैरह है, वहां पे फिर हैबिटेशन पॉसिबल नहीं हो पाती। और ऐसा एरिया जहाँ पे नीचे से जो है वार्म करंट जा रही है, ऊपर से कोल्ड करंट जा रही है, ये वाला रीजन ना बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड होता है। यहाँ पे फिशेस बहुत अच्छी मिलती है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है। जैसे अब ह्यूमंस का ही देख लो, अब आपको क्या लगता है ह्यूमंस जो है वो डेजर्ट एरिया में रहना पसंद करेंगे कि बर्फीले एरिया में? जो बीच का एरिया रहेगा वहीं पे, जहाँ पे ना गर्म हो ना ठंडी हो, तो इसीलिए इट इज वेरी गुड फॉर फिशिंग ग्राउंड। जैसे सीज अराउंड जापान, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जांपल। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका ये वाला गल्फ वाला, पहले तो आपको मैप बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। द एरियाज वेयर ए वार्म एंड कोल्ड करेंट्स मीट आल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर, और डिफिकल्ट हो जाता है, फॉगी वेदर भी हो जाता है, फॉग क्रिएट हो जाता है। क्यों? फॉग कैसे बनता है, व्हाट इज फॉग? अब यहां से हीट आ रही है, यहां से कोल्ड आ रहा है, तो यहाँ पे जो गर्म हवा है, जो गर्म हवा है वो कंडेंस होगी, ठंडे से मिल रहे तो कंडेंस होगी, तो जो वाटर वेपर है इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। मतलब कि यहाँ पे जो एयर है वो मेरा लिक्विड स्टेट में बदल रहा है। लिक्विड स्टेट में बदलने का मतलब क्या है? थोड़ा हेजीनेस आ जाना, फॉगी आ जाना, ठीक है ना। मतलब समझ में आ रही है चीजें, ओके। तो ये आपका है, मतलब कि एयर में जो है आपके एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स ज्यादा हो जाएंगे तो फॉगी वेदर हो जाएगा, फॉग आ जाएगा। सो दिस इज योर एवरीथिंग अबाउट ओशन करेंट, और यही हमारी क्लास भी आज यहीं पे हम एंड करेंगे, ठीक है। 2 टॉपिक्स मैं इसमें और डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी, पहला तो ओशन करेंट्स और दूसरा प्रेशर बेल्ट। 2 topics are left. Yes, this is your pressure belts and your ocean currents that we will be discussing in the next lecture. आप लोग होमवर्क कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे, हमारी टीम देख के आप लोगों को रिस्पॉन्ड करेगी, और किसी भी तरह की क्वेरी के लिए भी आप उसमें डाल सकते हैं। अगर कोई डाउट आता है, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट, देन ऑल्सो यू कैन टेल अस। ओके, देन वी मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।